नमस्कार, IBN 7 के प्राइम टाइम शो 8 बजे में आपका स्वागत है। मैं हूं आकाश सोनी। आखिरकार देश का गद्दार आतंकवादी याकूब मेमन अपने अंजाम तक पहुंच गया। 1993 धमाके के इस दोषी को आज तड़के फांसी पर लटका दिया गया। आखिरी वक्त तक याकूब को बचाने की कोशिशों में उसके हाई प्रोफाइल वकील जुटे रहे। शायद सुप्रीम कोर्ट के इतिहास में पहली बार ऐसा हुआ कि रात भर कोर्ट चलती रही और उसके बाद जजमेंट सामने आया। दोनों पक्षों के वकील दलील देते रहे और आखिरकार वही हुआ जो इंसाफ की दरकार थी। 257 लोगों का हत्यारा याकूब मेमन फांसी पर लटका दिया गया। लेकिन अब उसकी फांसी पर सियासत भी तेज हो गई है। हमारे खास मेहमान इस वक्त हमारे साथ हैं, उनसे बात करेंगे, लेकिन पहले देखिए ये रिपोर्ट। इंसाफ की तलाश करने वाले को कहीं पर भी हर फोरम पर अवसर मिलना चाहिए। वह हर फोरम पर अवसर मिला है। मामला न्यायालय में चला है और इस देश की सबसे बड़ी न्यायालय ने जो फैसला दिया है उसके बाद यह कार्रवाई हुई है। गुरुवार सुबह तकरीबन 6:35। 22 सालों से लटका इंसाफ पूरा हुआ। 93 धमाकों के आरोपी याकूब मेमन को फांसी दे दी गई। याकूब ने बचने के लिए हर विकल्प का इस्तेमाल किया। बुधवार को सुप्रीम कोर्ट में उसकी रिट पिटीशन खारिज हुई। राज्यपाल ने उसकी दया याचिका ठुकरा दी। राष्ट्रपति ने भी रात 10 बजे तक अपना फैसला सुना दिया कि याकूब दया के काबिल नहीं है। तो रात 11 बजे उसके वकील सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश HL दत्तू के घर नई याचिका लेकर पहुंच गए। रातों रात सुप्रीम कोर्ट में जजों की बेंच बैठी और फैसला हुआ कि इस नई याचिका में कुछ भी नया नहीं है। आखिरकार याकूब फांसी पर लटका, लेकिन उसकी फांसी के साथ ही शुरू हुई सियासत। कांग्रेस के नेता दिग्विजय सिंह और शशि थरूर ने ट्वीट करके फांसी पर सवाल उठाए, जिसे बाद में उन्होंने कैमरे पर भी जारी रखा। ये खबर सुनकर दुखी हुआ कि हमारी सरकार ने एक इंसान को फांसी पर लटका दिया है। राज्य समर्थित हत्या हमें नीचा दिखाती हैं, हत्यारों की श्रेणी में भी रखती हैं। Therefore, it becomes an exercise in revenge, retribution, an eye for an eye. That is not worthy of a modern state. So I just feel that it is wrong. मुझे शक है कि दूसरे आतंकी आरोपियों के साथ भी इस तरह से बर्ताव किया जाएगा। देखते हैं, सरकार और न्यायपालिका की साख दांव पर है। गुजरात के मंत्री को जेल भेजा, सजा दी, उस जज के ऊपर खतरा है। ट्वीट करते हैं और स्टेटमेंट देते हैं जिसमें वो कहते हैं कि सुप्रीम कोर्ट के जज जिन्होंने ये न्याय किया हुआ है वो मर्डरर के समान है। जो शब्द उन्होंने किया है मर्डरर के समान है। आज ये हालत हो गई, कांग्रेस इसका जवाब तो दे। सिर्फ कांग्रेस ही नहीं बल्कि कई और दल भी थे जिन्होंने अपनी अपनी तरह से इस पर सियासत की। हम भी देखना चाहेंगे अपनी आंखों से और पढ़ना चाहेंगे और अपने सीने में उसको महसूस करना चाहेंगे कि बाबू बजरंगी और माया कोडनानी को भी फांसी पे चढ़ाया जाए। Most important element in that is to ensure that justice is delivered impartially to all those who perpetrate. सवाल यही कि फांसी पर सवाल उठाने वाली पार्टी आखिर मुंबई धमाकों में मारे गए पीड़ित परिवारों के जख्मों पर चर्चा क्यों नहीं कर रही? वो इस बात पर क्यों नहीं चर्चा कर रही कि देश की सुरक्षा को आतंक से कितना बड़ा खतरा है? सवाल यह है कि आखिर वो याकूब की फांसी पर सियासी रोटियां सेकने में क्यों जुटी हुई हैं? ब्यूरो रिपोर्ट, IBN 7। याकूब मेमन की फांसी पर जैसा कि अभी आप देख भी रहे थे, सभी सियासी पार्टियां बयान दे रही हैं, लेकिन बड़ा मुकाबला आज सरकार और कांग्रेस के बीच दिख रहा था। सत्ताधारी दल और कांग्रेस के बीच दिख रहा था। वित्त मंत्री अरुण जेटली ने भी कांग्रेस पर सवाल उठा दिए और कांग्रेस ने उनके नेताओं की उन्हें याद दिलाई। हालांकि कांग्रेस का यह भी कहना है कि दिग्विजय और थरूर के जो विचार हैं वो उनके निजी विचार हैं। इस देश में जो आतंकी घटना हुई 1993 की मुंबई की घटना, उसमें एक बहुत प्रमुख घटना थी। 257 लोगों की उसमें मृत्यु हुई और सैकड़ों लोग उसमें घायल हुए, जिनका नुकसान हुआ। उनके नेताओं के स्वर
अगर उस घटना के संबंध में भी राजनीति से प्रेरित हैं, तो ये इस देश का दुर्भाग्य अपने आप में जताता है। हम अपेक्षा करेंगे कि कांग्रेस पार्टी की अध्यक्षता श्रीमती सोनिया गांधी देश के सामने आकर अपनी पार्टी का रवैया स्पष्ट करें। शशि थरूर जी या दिग्विजय जी के बयान पर मेरी वही राय है जो शत्रुघ्न सिन्हा और राम जेठमलानी जी के बयान पर है। व्यक्तियों की अपनी राय हो सकती है, ये ना हमारी राय है, ना हमारे विरोधी दल जो सत्तासीन दल है उनकी राय हो सकती है। व्यक्तियों की राय निजी हो सकती है। और अब बात आज के बड़े सवाल की। आज हमें बहुत सारे रिस्पॉन्सेज आ रहे हैं। आज का हमारा सवाल यह है, क्या आतंकी याकूब मेमन की फांसी पर सियासी रोटियां सेकी जा रही हैं? अगर आपको लगता है हां तो टाइप कीजिए IBN 7 स्पेस Y, नहीं के लिए टाइप कीजिए IBN 7 स्पेस N और अपनी राय हमें 51818 पर SMS कर दीजिए। इस मुद्दे पर चर्चा के लिए हमारे साथ इस वक्त स्टूडियो में जुड़ गए हैं बीजेपी के प्रवक्ता डॉक्टर संबित पात्रा, कांग्रेस की प्रवक्ता प्रियंका चतुर्वेदी, वरिष्ठ पत्रकार मधुसूदन आनंद यहां हमारे साथ हैं, सामाजिक कार्यकर्ता और वकील आभा सिंह मुंबई से हमारे साथ जुड़ गई हैं, संघ मामलों के जानकार डॉक्टर राकेश सिन्हा हमारे साथ हैं, मुस्लिम धर्मगुरु मौलाना यासूब अब्बास हमारे साथ हैं और 1993 धमाकों के पीड़ित कीर्ति अजमेरा थोड़ी देर में हमारे साथ जुड़ने वाले हैं। और हमारे साथ कीर्ति हमारे साथ जुड़ गए हैं और थोड़ी देर में वारिस पठान हमारे साथ जुड़ने वाले हैं, MIM के विधायक। सबसे पहले लेकिन प्रियंका जी आपके पास आ रहा हूं, क्योंकि शुरुआत करता हूं मैं MJ अकबर ने जो एक बात कही है। उन्होंने कहा है आज अगर टेररिज्म और सुरक्षा के ऊपर कांग्रेस बात नहीं करेगी तो आप समझ सकते हैं कांग्रेस कितनी गिर चुकी है, पहली बात। दूसरा वो ये कह रहे हैं कि कांग्रेस के एक नेता कोर्ट जज को मर्डरर कह रहे हैं, ये कंटेम्प्ट ऑफ नेशन है, कांग्रेस देश की तौहीन कर रही है। आपका जवाब? सबसे पहले तो मैं पूछना चाहूंगी MJ अकबर अपनी खबर कहां से पढ़ते हैं और कहां से ये जवाब देते हैं। मुझे ये भी याद है कि रशिया में जब प्राइम मिनिस्टर की मुलाकात हुई थी नवाज शरीफ से, उन्होंने एक बहुत बढ़ चढ़कर एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी कि वो एक ऐतिहासिक मीटिंग रही है और बहुत सारे मुद्दे उठे थे जो आज तक उठाए नहीं गए हैं और पाकिस्तान से समझौता होने की बात है और मीटिंग्स होने की बात है। तो पता नहीं MJ अकबर के पास कौन से अखबार आते हैं, क्या उनका सोर्स ऑफ इंफॉर्मेशन है। दूसरी बात, कांग्रेस बहुत स्पष्ट है और काफी टाइम से बोलती आ रही है कि जो याकूब मेमन के ऊपर जो भी कार्रवाई होनी थी वो कार्रवाई हुई है, जो उनके पास लीगल रिकोर्स था उनको दिया गया है और डेमोक्रेसी में जुडिशरी सुप्रीम है और अगर वो डिसीजन हुआ है और सारी उनके जो भी ऑप्शंस थे उनके पास, अगर एग्जॉस्ट होकर सुप्रीम कोर्ट ने एक डिसीजन लिया है उसका हम सम्मान करते हैं। हमने बिल्कुल साफ शब्दों में ये बार बार कहा है। दूसरी चीज मैं यहाँ पे कहना चाहूंगी, ये पूरा इंसाफ नहीं है, ये अभी अधूरा इंसाफ है। नरेंद्र मोदी जी ने दाऊद को देश में वापस लाने की बात कही थी, टाइगर मेमन को देश में वापस लाने की बात कही थी। हम नरेंद्र मोदी जी को याद दिलाना चाहेंगे कि इन दोनों के अगर पूरा इंसाफ होना है इन मुंबई बम धमाकों के लोगों के साथ जो इनोसेंट लाइव्स गई थी, तो इनका भी इंडिया में आना जरूरी है और उन पर कार्रवाई करना जरूरी है। ये इसके सिवा मैं इस पे टिप्पणी नहीं देना चाहूंगी कि MJ अकबर ने क्या कहा है या बाकी बीजेपी के सांसदों ने और सदस्यों ने क्या कहा है, इस पे मैं और टिप्पणी नहीं करना चाहूंगी क्योंकि मैं अपनी पार्टी का स्टैंड बहुत क्लियरली स्पष्ट तरीके से पेश कर चुकी हूं कि हम सहमत हैं जो सुप्रीम कोर्ट ने डिसीजन लिया है और जो डिसीजन लिया है उसका हम सम्मान करते हैं। आपकी बात का जवाब देने के लिए इस वक्त संबित पात्रा हमारे साथ। जी संबित। देखिए, पहले तो मैं प्रशंसा करूं कांग्रेस के प्रवक्ता का कि देखिए जब इतना मामला खराब हो उस पर भी वो इतना कुछ बोल गई और ये बोली कि MJ अकबर साहब क्या बोल रहे हैं उस पर मैं टिप्पणी नहीं करूंगी। दिग्विजय सिंह जी और शशि थरूर क्या बोल रहे हैं उस पर एक लाइन नहीं बोला। और MJ अकबर साहब ने कहां से पढ़ लिया? अरे ट्विटर में है, पूरा दुनिया पढ़ रहा है। जहां तक दिग्विजय सिंह जी का सवाल है, दिग्विजय सिंह जी ने कहा सुप्रीम कोर्ट पे विश्वास नहीं है, विश्वसनीयता सवाल के घेरे में है। और याद रहे दिग्विजय सिंह जी कोई छोटे मोटे सांसद या नेता नहीं है, वो द्रोणाचार्य हैं। जैसे एकलव्य इनके वैसे द्रोणाचार्य है। राहुल गांधी के वो शिक्षक हैं, उनके गुरु हैं।
तो स्वाभाविक रूप से उनका कुछ भी कहना। शत्रुघ्न सिन्हा और राम अरे वो आऊंगा अभी शांत हो जाइए। मुझे पता है याकूब मेमन के जाने से आप लोग बहुत हतप्रभ है, बहुत परेशान है, इतना परेशान मत होइए। सिंह के ऊपर सवाल पूछेंगे, मुझे पता है, मुझे पता है। और रही बात, मैं बीच में बोल रहा था प्रियंका जी, मैं बीच में बोल रहा था याकूब मेमन के जाने से आप इतने परेशान क्यों हो गए, आप लोग इतने परेशान क्यों हो गए? मुझे समझ में आता है बहुत आघात पहुंचा है, मगर अपने आप को संभालिए, अपने आप को संभालिए प्रियंका जी। मैं समझ रहा हूँ बहुत चिंता का विषय है, याकूब नहीं रहे, मगर अपने आप को संभालिए, ऐसे मत होइए, ऐसे मत होइए। आप ज्यादा नहीं अपने आप प्लीज संभालिए, कांग्रेस पार्टी प्लीज अपने आप को संभालिए, ऐसे मत होइए। मैं जान पा रहा हूँ बहुत बहुत खराब समय है आप लोगों के लिए, मगर प्लीज संभालिए अपने आप को, ऐसे नहीं। धीरज रखिए, धीरज रखिए, सब ठीक हो जाएगा। धीरज रखिए, धीरज रखिए, धीरज रखिए। आप लोग रखिए। अच्छा, राहुल गांधी को एकलव्य कह दिया इसलिए इस तरीके के आरोप लगाना, हाँ ठीक है, इस तरीके के आरोप लगाना नहीं आपको आरोप, वो द्रोणाचार्य नहीं है एकलव्य के, आप एक राष्ट्रीय वो बड़े नेता नहीं है, आपका मना कर दीजिए टीवी पे, वो हमारे बड़े नेता नहीं है, वो ऐसे ही है पॉलिटिकल पार्टी के, वो आपके बड़े नेता। क्या बीच में बोलना शुरू कर दिया प्रियंका जी? कुछ टॉपिक नहीं होता है तो बीच में बोलना शुरू कर देंगे? नहीं टॉपिक नहीं है, मैं आपको बहुत स्पष्ट तरीके से कुछ बोल रही हूँ। हाँ मैं बिल्कुल बोलूंगी, हाँ बोलिए, मैं आपको कोई बहुत परेशानी स्पष्ट नहीं, तरीके से बता दूं जिस तरीके का आपने तमाशा दिखाया है इस पूरे मुद्दे को लेकर। हमने 2 दिन से, हमने शुरू से ही कहते आ रहे हैं कि सुप्रीम कोर्ट की जो टिप्पणी है, जो डिसीजन है, वो आप शुरू से कह रहे थे, तो अंत में आकर ये दोनों सोनिया जी की बात क्यों कह दी? आप मोड़ तोड़, जो आप घर के अंदर डिस्कस करते थे, इन दोनों ने डिक्लेयर क्यों कर दिया, ये तो बताइए। शुरू से कुछ कह रहे थे तो लास्ट में वही कहते हैं ना। राजनीतिकरण करने की कोशिश कर रहे हैं। राजनीतिकरण कौन कर रहा है? सुप्रीम कोर्ट पे विश्वास नहीं है हमारा। मैं इनके बीच में नहीं बोल रहा, विषय पूरा कर लूं थोड़ा सा। याकूब मेमन को हम देश में वापस लाए और याकूब मेमन को आज सजा मिली है, और हम चाहेंगे कि आपने जो वादा किया था देश को, टाइगर मेमन और दाऊद को लाने का, वो अब आप दोनों को थोड़ा सा रोक रहा हूं। मैं पहले अपना विषय पूरा, मैं आपके पास आ रहा हूं, लेकिन थोड़ा सा ट्रैक पे देखिए, मेरे बीच में कोई बोलेगा तो मैं अपना विषय पूरा करके ही विराम लूंगा। नंबर 1, दिग्विजय सिंह जी छोटे नेता नहीं है, उन्होंने बहुत बड़ा विषय कहा, सुप्रीम कोर्ट को अपनी विश्वसनीयता। बहुत छोटे होंगे नहीं, देखिए थोड़ा सिविलिटी थोड़ी सिविलिटी रखें हम। बीच में इस प्रकार होगा तो पूरा डिबेट डिरेल हो जाएगा, डिबेट हो नहीं पाएगा। देखिए आपसे मैं रिक्वेस्ट करूंगा कि आपके बीच में मैं नहीं बोलता हूं, और इतना फ्रस्ट्रेटेड होकर उस फ्रस्ट्रेशन को देश के सामने व्यक्त करना ये अच्छी बात नहीं है। मैं समझ पाता हूं कि कांग्रेस के ऊपर बहुत बुरा समय आया है याकूब मेमन की फांसी के बाद। कांग्रेस ये पचा नहीं पा रही है कि आखिर फांसी एक आतंकवादी को हो गई है, और उसका अर्थ ये नहीं है कि आप इस प्रकार से पूरा फ्रस्ट्रेशन टीवी पे उतारें। थोड़ा शांत हो जाइए, मुझे अपना विषय कंप्लीट करने दीजिए, मुझे अपना विषय कंप्लीट करने दीजिए, मुझे अपना विषय कंप्लीट करने दीजिए प्लीज। इतना फ्रस्ट्रेटेड मत होइए, अच्छी बात नहीं है, मैं समझ रहा हूं। ओसामा जी, जब ओसामा जी चले गए थे तब इसी प्रकार का हाल हुआ था इनका। ओसामा जी जब चले गए थे दुनिया छोड़ के तो इसी प्रकार का हाल हुआ था। और जब बाटला हाउस एनकाउंटर के आतंकवादी मर गए थे तो सोनिया जी कितना रोई थी, आप बताइए, आप जानते हैं कि नहीं? सलमान खुर्शीद ने बताया था, बाल्टी भर भर के रोई थी सोनिया जी। और आज देखिए प्रियंका जी का हाल क्या हो रहा है। जब आतंकवादी मर जाते हैं तो कांग्रेसी फ्रस्ट्रेशन के कारण इस प्रकार से होते हैं। और जहां तक शशि थरूर का सवाल है, देखिए चंद दिनों पहले ऑक्सफोर्ड में एक ऐतिहासिक उन्होंने भाषण दिया, खुद प्रधानमंत्री ने उनकी पीठ थपथपाई। जब अच्छा काम होता है हम अच्छा कहते हैं, मगर जैसे शब्दों का उन्होंने प्रयोग किया, स्टेट स्पॉन्सर्ड मर्डर, अरे आप फांसी के खिलाफ थे, आप लिखते हैं आई एम अगेंस्ट कैपिटल पनिशमेंट, कोई बुरी बात नहीं है, एक डेमोक्रेटिक कंट्री है, राय रख सकते हैं। स्टेट स्पॉन्सर्ड मर्डर एंड वी ऑल आर मर्डरर्स, हम सब जो बैठे हैं यहां, सब बैठे हैं, आप बैठे हैं, हम सब मर्डरर हैं यहाँ पे। क्यों, किस कानून के विषय में बात कर रहे हैं? 10 वर्ष आपकी सरकार में थी, आप क्यों मर्डरर बने हुए थे? प्रियंका जी, एक चीज थोड़ा सा आपसे पूछना चाहूंगा, आपके 2 बड़े नेता, एक पूर्व केंद्रीय मंत्री हैं शशि थरूर, उनके 5 ट्वीट हैं, साथ ही साथ दिग्विजय सिंह जी इतने वरिष्ठ नेता, उनके 6 ट्वीट हैं, लेकिन इनमें एक शब्द भी याकूब मेमन के खिलाफ नहीं है। इसीलिए जो परसेप्शन बन रहा है उसको लेकर चिंता हो रही है कि कांग्रेस की पोजीशन क्या है, क्योंकि आप कहते ये हैं कि आपकी जीरो टॉलरेंस पॉलिसी है टेररिज्म को लेकर। आकाश सोनी जी और भाई साहब संबित पात्रा जी जो बढ़ चढ़कर बात कर रहे हैं, मैं उनसे तरीके से कहना चाहूं, उन्होंने तो ट्वीट्स लिखे हैं, उन्होंने ट्वीट्स लिखे हैं, राम जेठमलानी जी ने और शत्रुघ्न सिन्हा ने डिक्लेरेशन साइन किया है, डिक्लेरेशन साइन किया है, जहां पे उन्होंने क्लियरली मांग की है
कि याकूब मेमन को फांसी की तो मैं सजा उसकी निंदा कर देता हूँ ना, मैं उनको बचा नहीं रहा हूँ, आप निंदा कर दीजिए। हम भी बहुत स्पष्ट तरीके से कह रहे हैं। तो कहाँ स्पष्ट, आप बताइए, मैं स्पष्ट तरफ से निंदा करती हूँ, ऐसा बताइए। याकूब मेमन का नाम लेकर कहा है, और जहां तक रही आप बात द्रोणाचार्य के खिलाफ कैसे बोल सकते हैं? एकलव्य के गुरु हैं वो। या आप याकूब मेमन को ले लीजिए, याकूब मेमन को ले लीजिए। हमने स्पष्ट तरीके से अपना स्टैंड दिया है, और मैं स्पष्ट तरह से स्टैंड लिया था, तो लास्ट में ये दो कद्दावर नेता ट्वीट क्यों कर रहे थे? सुप्रीम कोर्ट के ऊपर, सर्वोच्च न्यायालय के ऊपर प्रश्न चिन्ह क्यों लगा रहे थे? स्टेट स्पॉन्सर्ड मर्डर क्यों कह रहे थे? आप समझते हैं इस शब्द का अर्थ? जो काम सुप्रीम कोर्ट इस शब्द का अर्थ समझते हैं? स्टेट स्पॉन्सर्ड मर्डर पार्टी ले रही है। कुछ तो शर्म करिए, कुछ तो क्रेडिट सुप्रीम अच्छा, कोर्ट को ट्वीट आप करें, भड़काऊ चीजें आप लिखें और शर्म हम करें, ये कैसा कानून है? लिया और क्रेडिट आप, शर्म से भरा काम आप करें और शर्म हम करें। शर्म का काम तो हमने कोई नहीं किया। याकूब कोई नहीं किया। स्टेट स्पॉन्सर्ड मर्डर, सुप्रीम कोर्ट पे विश्वास नहीं है, शर्म भरे अल्फाज नहीं है तो क्या बड़े, आपको बात बहुत अच्छे अल्फाज करते रहिए। हमने तो सुप्रीम कोर्ट का डिसीजन वेलकम किया है कि जो भी डिसीजन है उन्हें सोच आप दोनों को रोक रहा हूं। इस वक्त कीर्ति अजमेरा हमारे साथ है। 1993 का दर्द जो है इनके परिवार ने और खुद कीर्ति भाई ने झेला है, और इनके शरीर पर उसके निशान आज तक है। कीर्ति भाई, ये बताएं कि मैं सिर्फ कांग्रेस और बीजेपी की बात नहीं कर रहा हूं, देश को आज जिस तरह आतंकवाद के खिलाफ एक होकर बयान देना चाहिए, क्या आपको लगता है वो दिए गए हैं? एक होकर बयान देना चाहिए, वो दिया गया नहीं है। मगर इसके पहले मैं एक आपको रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ कि जब भी ऐसी चर्चाएं होती है, तभी आप कांग्रेस के प्रवक्ता और ये बीजेपी के प्रवक्ताओं को दोनों को जब भी बुलाते हैं तो हमें मत बुलाइए, क्योंकि ये लोग किसी को बोलने ही नहीं देते, और वो खुद को जो बोलना है वो खुद भी, दोनों के अंदर में कोई बात तालमेल नहीं है। एजुकेटेड लोग होने के बावजूद भी शांति से पेश नहीं आते, तो ये डिस्कस का मतलब क्या है? जो कुछ निष्कर्ष निकालने का है, हमें वो निष्कर्ष निकालना चाहिए। आज हमें जो भी कुछ बोलना है तो दोनों ही बोलते रहेंगे तो क्या मतलब है पूरी चर्चा का? तो कम से कम ये दो में से एक को मत बुलाओ, या तो दोनों को मत बुलाओ। अभी थोड़ा सा जो कीर्ति भाई की रिक्वेस्ट है कि आप एक दूसरे को भी सुने, ठीक है? आपकी बात हमने समझी। कीर्ति भाई, और क्या बोलना चाह रहे थे आप? हाँ, तो मैं वही बोलना चाहता हूँ कि वो लोगों ने ये जो सियासत की है वो तो गलत ही है, और ऐसा सियासत कभी भी करना चाहिए। और एक झूठ होके जो सब पार्टी को आना चाहिए आतंकवाद के सामने या तो टेररिस्ट के सामने, वो आज तक वो लोग दिखे नहीं है। एक साथ में जो आना चाहिए वो कोई नहीं आए। नॉट ओनली ये पार्टी की बात करता हूँ, ये जो एजुकेटेड लोग हैं, सेलिब्रिटीज है, वो लोगों को भी ऐसा होना चाहिए कि भाई जब भी एक आतंकवादी की बात चलती है तो हिंदू या मुसलमान जो भी है उसके लिए बात नहीं करनी चाहिए, फक्त एक ही बात करनी चाहिए कि भाई आतंकवाद होना नहीं चाहिए। और ऐसे जो आतंकवाद करते हैं देश के ऊपर, वो आदमी को डेफिनेटली सजा मिलनी चाहिए। कैपिटल पनिशमेंट मिले या नहीं मिले वो बात की बात है, मगर याकूब को निर्दोष या तो उसने सरेंडर किया था, ऐसी सब सारी बातें करके पूरा केस बिगाड़ देते हैं। और सुप्रीम कोर्ट के जजेस को रात को 2-2 बजे तक जागने के लिए बोलते हैं। और ऐसे जो लॉयर अपने देश में रहेंगे तो देश की प्रगति कभी होगी? राकेश सिन्हा जी, आप कुछ बोलना चाह रहे हैं थोड़ा सा, लेकिन ये थोड़ा सा क्वेश्चन भी कर दूं कि वकीलों का अपना प्रोफेशनल काम भी है, और ये जरूरी है कि कोई ना कोई अपीयर करे उस पक्ष से भी, ताकि एक फेयर जुडिशियल प्रोसेस रहे। जी प्रोफेसर राकेश सिन्हा जी। देखिए, आपने ठीक कहा, वकीलों का एक प्रोफेशनल काम है, करना चाहिए। लेकिन उसमें से एक वकील है प्रशांत भूषण। उनका क्या ये प्रोफेशनल काम है कि कश्मीर में रेफरेंडम का डिमांड करें? कि ये भारत के संविधान के अंतर्गत रेफरेंडम का डिमांड था। भारत को भारतीय राज्य के रूप में डिकंस्ट्रक्ट करने के लिए जो भी उपाय हो सकता था, जो भी टूल का यूज हो सकता है, प्रशांत भूषण जैसे लोग कर रहे हैं। इसलिए उन्हें क्लीन चिट देने की आवश्यकता नहीं है, वो व्यावसायिक काम नहीं कर रहे हैं। उनकी व्यावसायिकता है भारत पर आक्रमण करना, भीतर से भारत में एक इंटेलेक्चुअल जिहाद छेड़ना। मैं एक बात कहना चाहता हूँ, आप भारतीय जनता पार्टी की आलोचना कर लीजिए, आप नरेंद्र मोदी के खिलाफ जितना बोलना है बोल लीजिए, आरएसएस को आप फांसी पे चढ़ा दीजिए, लेकिन सर्वोच्च न्यायालय को क्यों फांसी पे चढ़ा रहे हैं? पहली बार हिंदुस्तान के इतिहास में एक आतंकवादी को फांसी की सजा देने के लिए सर्वोच्च न्यायालय को जितना विवादास्पद बनाया गया है उतना कभी नहीं बनाया गया है। ये एक हिडन एजेंडा है। देखिए आकाश जी, एक छोटी बात नहीं है। पिछले 10 सालों से भारत की सेना और भारत के सर्वोच्च न्यायालय इनके रडार पर हैं।
आप बुद्धिजीवियों, ये जो बुद्धिजीवी जिन्होंने स्टेटमेंट इशू किया है, इसमें एक दो अपवाद को छोड़कर इनके पुराने बयानों को निकाल लीजिए। भारतीय सेना पर जितना इन्होंने प्रहार किया है, उन्हें सांप्रदायिक घोषित करने की कोशिश की है। अब एक जुडिशियरी बच गया है, जिस जुडिशियरी पर ये हमला कर रहे हैं, कांग्रेस पार्टी इसको नहीं समझ पा रही है। कांग्रेस पार्टी को दिग्विजय सिंह कितना नुकसान कर रहे हैं ये नहीं समझ पा रहे हैं। शशि थरूर ने क्या कहा? शशि थरूर ने कहा यह प्रायोजित हत्या है, राज्य समर्थित हत्या है। अरे शशि थरूर से ज्यादा कौन जानता है कि प्रायोजित हत्या कैसे होती है? राकेश सिन्हा, शशि थरूर को कोई थोड़ा सा आपको यहाँ पे रोक रहा हूँ, क्योंकि खुद आपने एक जो मुद्दा उठाया, पहले उस पर मैं आ जाऊं। आभा सिंह जी, आप ये बताएं कि चूंकि आप खुद एक वरिष्ठ वकील हैं, लंबा समय आपने प्रोफेशन में आपका रहा है, आज एक ट्रेंड ट्विटर पे भी बन गया जिस तरह से आनंद ग्रोवर ये कह रहे थे कि सुप्रीम कोर्ट का जो फैसला है वो गलत है। बिल्कुल साफ शब्दों में उन्होंने ये बात कही, उन्होंने पूरी ताकत लगाई, उसके लिए उनके प्रोफेशनलिज्म पे सवाल मैं नहीं उठा रहा हूं, लेकिन निकलकर ये कहना क्या एक लाइन को क्रॉस करना है? जी देखिए, इसको अगर आप साल भर पहले चाहिए तो सुप्रीम कोर्ट ने कई सारी डेथ पेनल्टीज को लाइफ इम्प्रिजनमेंट में कन्वर्ट किया था, खारिज करके कि इनमें बहुत लंबा इनऑर्डिनेट डिले हुआ है, बहुत सालों तक चली है। तो राजीव गांधी किलर्स को आपने आजीवन कारावास दे दिया, बेअंत सिंह किलर्स को आपने आजीवन कारावास दे दिया। तो एक ये बना कि आपको पैरामीटर क्या है, किसको आप कहेंगे कि ये डिले हुआ, किसको नहीं हुआ। तो जब आपने डेथ पेनल्टी में, मर्सी पिटीशन में भी यही मुद्दा आया कि कितनी बार उठाया जाएगा। जब 433 सीआरपीसी कहता है कि प्रेसिडेंट और गवर्नर की पावर्स कॉन्करेंट है, गवर्नर को भी मर्सी पिटीशन जा सकती है और गवर्नर जो है डेथ सेंटेंस को लाइफ इम्प्रिजनमेंट में कम्यूट कर सकता है। शाम को गवर्नर खारिज करते हैं, उसके बाद 162 आर्टिकल जो है कॉन्स्टिट्यूशन का कहता है कि उसके तहत आप मर्सी पिटीशन, उसके अगेंस्ट मर्सी पिटीशन के खिलाफ आप सुप्रीम कोर्ट जा सकते हैं, और सुप्रीम कोर्ट नहीं लेता है। उसके बाद जब सुप्रीम कोर्ट को कानून बताया जाता है, सुप्रीम कोर्ट अपनी गलती का इकरार करता है और रात में बैठ के उसमें पूरी उसको देता है, क्योंकि ये लीगल रिकॉर्ड संविधान के दिए हुए हैं, इसलिए उंगलियां उठ गई। और आज अब राजीव गांधी किलर्स को लाइफ इम्प्रिजनमेंट देते हैं क्योंकि जयललिता की पार्टी आ जाती है, पंजाब में अकाली दल आ जाता है, तो डेथ पेनल्टी को पॉलिटिसाइज किया जा रहा है। वो बहुत दुख की बात है। आप आतंकवाद के खिलाफ खड़े होइए, लेकिन वही पैरामीटर्स आप सबके लिए रखिए। जब तक ये नहीं रखा जाएगा, इसमें सुप्रीम कोर्ट को खींचा जाएगा। और सुप्रीम कोर्ट ने इस जल्दबाजी में, अगर 20 साल वो केस चला तो 20 साल 14 दिन में क्या हो जाता, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ने शत्रुघ्न प्रसाद ठीक है, आपकी बात एकदम साफ है। मधुसूदन जी, एक और नया मुद्दा आभा सिंह इस वक्त उठा रही हैं, तो ये लीगल मधुसूदन जी। देखिए, ऐसा है कि मैं ये कहना चाहूँगा कि जब इनको फांसी की सज़ा सुना दी गई और तमाम तरह की जो प्रक्रिया उपलब्ध थी न्याय पाने की, उसका पूरा उपयोग उन्होंने किया, यानी कि 7-7 बार उनकी पिटीशन गई है विभिन्न, कभी कोर्ट में, टाडा कोर्ट में, कभी हाई कोर्ट में, कभी सुप्रीम कोर्ट में, कभी राष्ट्रपति के पास, कभी गवर्नर के पास। उसके बाद सुप्रीम कोर्ट इस स्थिति पर पहुंची या इस निष्कर्ष पर पहुंची कि इस व्यक्ति को फांसी की सजा दी जानी चाहिए। तो मैं समझता हूं कि ये देश जो कि आतंकवाद से बहुत बुरी तरह से प्रभावित है और जिसको हमेशा खतरा बना रहता है, वहां कम से कम इस घटना के तुरंत बाद इस तरह की बातें नहीं उठनी चाहिए थी कि ये स्टेट स्पॉन्सर टेररिज्म है। ये इस तरह की बातें कहना, ये इससे देश की जो एकता है और अखंडता है, उससे उस पर कहीं ना कहीं एक सवालिया निशान लगता है। आप इस सवाल को जरूर उठाइए कि देश में ये फांसी की सजा होनी चाहिए या नहीं होनी चाहिए। जितने भी ऐसे समाज हैं जो सभ्य कहते हैं अपने आप को, उनका ये आदर्श रहा है कि फांसी की सजा खत्म कर दी जाए, और कई देशों ने किया भी है। लेकिन सवाल ये है कि भारत के संविधान में आपने फांसी की सजा का दंड विधान रखा हुआ है, उसी दंड विधान के अंतर्गत सुप्रीम कोर्ट ने ये फैसला सुनाया है, तो फिर चिल्लपौं करने की इस समय क्या जरूरत है? अगर आपको फांसी की सजा हटानी है, आजीवन कारावास की सजा हटवानी है, तो इस घटना को क्यों ले रहे हैं? इसके बाद लीजिए, थोड़ा विराम दीजिए, थोड़ा सा समय बीत जाने दीजिए, तब करिए ये बात। मौलाना यासूब अब्बास साहब, हाल ही में पीके फिल्म आई थी, उसमें एक सवाल ये उठाया गया था कि जितने भी एडिटर हैं, जितने भी पत्रकार हैं, वो धर्म के बारे में बात करने से डरते हैं।
लेकिन आज एक युवा ने एक सवाल पूछा मुझसे, जो मैं आपके सामने रख रहा हूं। क्या जो देश का नेता आज वो अच्छा है जो प्रोग्रेसिव हिंदूज, प्रोग्रेसिव मुस्लिम्स को सामने रखता है, या फिर जो फंडामेंटलिज्म को बढ़ाता है? आज के परिप्रेक्ष्य में जो अंडर करंट्स हैं सारे डिस्कशंस के अंदर, उसके पर्सपेक्टिव में आपसे पूछ रहा हूं मौलाना यासूब अब्बास साहब। देखिए, जो देश को आगे लेके चले, जिसकी सोच प्रोग्रेसिव सोच हो, जिससे कम से कम मुल्क का भला हो, उसके घर का, उसके खानदान का भला हो, वो सोच अच्छी सोच है। क्या वही हो रहा है? वो सोच अच्छी सोच है जी। और क्या वो हो रहा है? हो तो नहीं, देखिए, हो तो नहीं रहा है। मैं ये नहीं कहूंगा कि 100% हो रहा है, मगर हर आदमी गलत भी नहीं होता है। हर आदमी की सोच खराब भी सोच नहीं होती है, मगर अगर से चंद लोगों की खराब सोच है तो वो उन अच्छे लोगों की सोच के ऊपर हावी हो जाती है, और मीडिया और प्रिंट मीडिया सब तवज्जो देते हैं, उस खराब लोगों को हाईलाइट करते हैं पूरी तरीके से। उससे ये पता चलता है कि पूरी कम्युनिटी की सोच यही सोच है, जबकि ये सोच उनकी सोच नहीं है। प्रोग्रेसिव सोच बहुत अच्छी सोच है, और उससे सवाल ये है कि मुल्क जुड़ता है, मुल्क टूटता नहीं है, खानदान टूटता नहीं है, उसको साथ में लेके चलना चाहिए। इस वक्त हमारा मुल्क एक अजीब व गरीब माहौल में गुजर रहा है, एक अजीब व गरीब मोड़ के ऊपर आके खड़ा हो गया है कि हम जो हैं कोर्ट के फैसले हो या और दूसरी चीजें हैं, इसके ऊपर सवालिया निशान लगाया जा रहा है। तो इस वक्त अच्छे लोगों को सामने आना चाहिए। हर आदमी अगर से घर के अंदर बैठ जाएगा तो ये मसाइल हल नहीं होंगे। इस मसाइल को हल करने के लिए हर आदमी को सामने आना चाहिए, आपस में। मौलाना साहब हमारे साथ ही रहे, आपने एक डायरेक्शन दिया है इस बातचीत को, आपने कुछ मुद्दे उठाए हैं, और ये भी याद दिला दें, हमारा सवाल हमारे दर्शकों से ये है, क्या आतंकी याकूब की फांसी पर सियासी रोटियां सेकी जा रही हैं? ये सवाल हमारा है, और आधे घंटे बाद जब प्रोग्राम को हम समाप्त करेंगे तो इसके नतीजे भी आपके सामने लाएंगे। और कुछ जिस तरह के रिएक्शंस आए, जैसे कि असदुद्दीन ओवैसी साहब कह रहे हैं इतने टाइगर हैं तो टाइगर मेमन को क्यों नहीं लाते, उस पर भी उनकी पार्टी से सवाल करेंगे। सबसे पहले सवाल याद दिलाते चले, 8 बजे के दूसरे हिस्से में आपका एक बार फिर स्वागत है। सवाल आज का यह है, क्या आतंकी याकूब मेमन की फांसी पर सियासी रोटियां सेकी जा रही हैं? हां के लिए टाइप कीजिए IBN7 स्पेस Y, नहीं के लिए IBN7 स्पेस N। अपनी राय हमें 51818 पर आप SMS कर सकते हैं। आज जिस तरह की प्रतिक्रियाएं आ रही हैं उससे कई सवाल उठ रहे हैं कि ऐसा समय जब आतंकवादियों की साफ साफ तौर पे आलोचना की जानी चाहिए, अलग अलग मुद्दे क्या ढूंढे जा रहे हैं, क्योंकि सीधे सीधे आलोचना करने के लिए सारे राजनीतिक दल क्या तैयार नहीं है? यही आज का सवाल है। अबू आजमी समाजवादी पार्टी के नेता, उनका कहना है फांसी की सजा पर मुझे मायूसी है, दुख है। एक आदमी खुद आ रहा है और अपने परिवार को बुला रहा है खुद सरेंडर करने के लिए। इन चीजों को देखकर कह रहा हूं फांसी की सजा नहीं होनी चाहिए। प्रोफेसर राकेश सिन्हा, आपका पहला कमेंट उस पर। देखिए, फांसी की सजा पर बहस हो सकती है, ये कि एक सैद्धांतिक बात है, पूरी दुनिया में बहस चल रही है और इसका स्वागत होना चाहिए। डेमोक्रेसी में राय रखने की आज़ादी है। लेकिन मैं 2 बात कहना चाहता हूँ। मुझे खुशी है आपने ये बात कही। यथार्थ में जीते हैं, और आज के युग में जब आतंकवाद अपना सर उठा रहा है, तो पाकिस्तान में 6 साल का मॉरिटोरियम था फांसी की सजा पर। पाकिस्तान ने उस मॉरिटोरियम को खत्म कर दिया जब पेशावर अटैक हुआ। बांग्लादेश में वार क्रिमिनल्स को फांसी देने के लिए वहां के लोगों में एक राष्ट्रीय नेशनल सेंटीमेंट जगा और वहां के लोगों को फांसी देनी पड़ी। तीसरा, अभी तुनिसिया में फांसी की सजा के लिए, डेथ पेनल्टी के लिए तुनिसियन पार्लियामेंट ने लॉ पास किया कि जो टेररिस्ट एक्टिविटी से जुड़े हुए लोग हैं उनको हम फांसी की सजा देंगे। तो मुझे लगता है कि आज यथार्थ यह है कि जिन लोगों ने आतंकवाद को बढ़ाने का, सुनियोजित ढंग से मानव के अस्तित्व को चुनौती देने का काम किया है, उनके साथ जो व्यवहार होना चाहिए, और जो आंतरिक विवाद में जो लोग पनपते हैं, गलतियां करते हैं, उनके साथ जो व्यवहार होना चाहिए, दोनों में बुनियादी अंतर है। इस अंतर को न्यायालय मानती है। एक और बात बता दूं, भारत में 1980 में सुप्रीम कोर्ट ने एक केस में, बाद में 1983 केस में बार बार इसको रिपीट किया, रेयरेस्ट ऑफ रेयर केस में फांसी की सजा देते हैं। मैं उदाहरण देता हूं, 2014 में यूएसए में 64 लोगों को फांसी दी गई, भारत में एक को भी फांसी नहीं दी गई। आज तक कितने लोगों को फांसी दी गई? और फांसी गोधरा कांड में लोग बार बार 2002 के दंगों की बात करते हैं। गोधरा कांड में जिन लोगों को फांसी की सजा दी गई, किसी को एग्जीक्यूट नहीं किया गया।
उन लोगों ने अपील की है कि उन्हें डेथ पेनल्टी को उनको लाइफ इम्प्रिजनमेंट में बदल दिया जाए। मेरा मानना है कि याकूब का केस अलग है और याकूब भक्ति जो चल रही है उस पर मैं 2 बातें कहना चाहता हूं। इस याकूब भक्ति के पीछे मुझे लगता है मार्क्सवादी कम्युनिस्ट पार्टी और उन तमाम ऐसी पार्टियों के डिक्शनरी में याकूब शहीद बन गया है, वो देश में उसको शहीद के रूप में प्रस्तुत कर रहे हैं। आज अब्दुल कलाम साहब का निधन हुआ है, उस पर इन पार्टियों के आंसू नहीं बह रहे हैं, इन पार्टियों के सेमिनार नहीं हो रहे हैं, इन पार्टियों के प्रवचन नहीं हो रहे हैं, याकूब याकूब हो रहा है। अब देखिए किस तरह से इन्होंने याकूब के मामले में पूरे देश में कैंपेन चलाया है। ये कसाब के मामले में चला रहे थे, अफजल गुरु का आपको याद होगा, अफजल गुरु के मामले में किस प्रकार कैंपेन चला है। तीस्ता सत्यवाद ने अपने मैगजीन में लिखा कि कसाब को फांसी की सजा नहीं हो, ऐसा कैंपेन करके हमने मानवाधिकार का एक नया मापदंड स्थापित किया है। वो कौन सा मापदंड है? इस देश को तोड़ने के लिए, इस देश में खून बहाने के लिए जो लोग आते हैं उनके साथ माफी दी जाए, उनको डेथ पेनल्टी से लाइफ इंप्रिजनमेंट दिया जाए। याकूब को जेल में रखकर आप क्या हासिल कर लेते? और सबसे बड़ी बात है कि सर्वोच्च न्यायालय की आलोचना कांग्रेस के प्रवक्ता बताएं, साहबानो केस के बाद जेडे अंसारी मंत्री ने 3 घंटे का भाषण दिया था और कहा था सर्वोच्च न्यायालय के जज बहुत छोटे लोग हैं जो मुस्लिम पर्सनल लॉ की व्याख्या कर सकें। उसी कड़ी में आज दिग्विजय सिंह बोल रहे हैं कांग्रेस के प्रवक्ता को जवाब देना पड़ेगा कि न्यायालय की जिस तरह से मूल्यांकन कर रहे हैं, भारतीय जनता पार्टी की सरकार आएगी जाएगी, कल कांग्रेस की सरकार बनेगी, कल कम्युनिस्ट पार्टी की सरकार बन सकती है। इस देश को रहना है, इस देश में न्यायपालिका को रहना है, लोकतंत्र को रहना है, राष्ट्रवाद को रखना है। आप तीनों पर आघात कर रहे हैं और यह आघात लंबे समय में देश के लिए बहुत खतरा साबित होगा। आपके सीधे सवाल का जवाब देना चाह रही है प्रियंका जी। प्रियंका, मैं सिन्हा जी का जवाब नहीं देना चाहूंगी। हमारी पार्टी की राय इसमें बहुत क्लियर है कि जो भी सुप्रीम कोर्ट का डिसीजन है वो सबसे ऊपर है और हम उसका सम्मान करते हैं और हम शुरू से ही ये कहते आ रहे हैं। मैं कीर्ति जी से माफी मांगना चाहती हूँ। कीर्ति जी, हमारी तूतू मैमे के बीच में आप अपनी बात नहीं रख पाए थे। मैं आपको बताना चाहती हूँ, मैं भी बॉम्बे में पली बड़ी हूँ और बॉम्बे के उसी साय में जी हूँ जिसमें आप जिए थे। मेरे घर के बाजू में भी ऐसे ही एक बॉम्ब ब्लास्ट हुआ था उसी समय पर, जिसे मैंने भी देखा है और मैं भी चाहती हूँ कि इसका एक फाइनल डिसीजन हो और सबको जस्टिस मिले। तो मैं माफी चाहती हूँ कि हमारी तूतू मैमे में आप अपनी बात नहीं पूरी कर पाए, पर मैं यही कहूंगी कि पूरी जस्टिस, अगर हम जस्टिस सिस्टम की बात करते हैं और पूरा न्याय ऐसे लोगों हम सबके साथ तभी होगा और बॉम्बे के लोगों के साथ तभी होगा जब टाइगर मेमन जैसे लोग, दाऊद जैसे लोग वापस देश में लाए जाएं और उनके ऊपर भी सारी न्याय व्यवस्था की जाए और उनको भी वही सजा दी जाए जो उनको मिलनी चाहिए। मेरे कहने का मतलब बस यही था। मेरी पार्टी की स्टैंड बहुत क्लियर है और मैं शुरू से ही बोलती आ रही हूँ। उस बीच में अगर कोई इंडिविजुअली कुछ इस बारे में बात कर रहा हो, हमने इस पे भी टिप्पणी दी है कि हम उस बात से सहमत नहीं है। हमारी पार्टी को लेकर बहुत क्लियर है। प्रियंका जी जवाब दीजिए। प्रियंका जी, आपको जवाब देना पड़ेगा कि आपके पार्टी के वरिष्ठ नेता क्यों सुप्रीम कोर्ट का उल्लंघन कर रहे हैं, इसका जवाब देना पड़ेगा। इससे बच नहीं सकती हैं। शशि थरूर और दिग्विजय सिंह दोनों ने सर्वोच्च न्यायालय के निर्णय पर सवाल खड़ा किया है। क्या संविधान के अंतर्गत है? मैं किसी से बचने की कोशिश नहीं कर रही हूं और ना ही मैं इस जवाब से मैं पीछे हटूंगी। मैंने बहुत क्लियरली कहा है। रणदीप सुरजेवाला जी जो हमारे कम्युनिकेशन इंचार्ज हैं, उन्होंने भी इस पे साफ शब्दों में टिप्पणी दी है कि उनका क्या मानना है, क्या कहना है, हमारी पार्टी इस मुद्दे को लेकर कहां खड़ी हुई है। हम बार बार बोल चुके हैं और आरएसएस के कोई आइडियोलॉजिस्ट को हम क्लैरिफिकेशन देने से मैं नहीं सहमत हूं। हमने देश को और आम जनता को हमारा क्या स्टैंड है वो क्लैरिटी दी है। टेलीविजन डिबेट पे एक आरएसएस आइडियोलॉग को मैं नहीं देना चाहूंगा। प्रियंका जी, क्या आप जो साफ तौर पे दिग्विजय जी ने ब्लैक एंड व्हाइट में लिखा है, क्रेडिबिलिटी ऑफ गवर्नमेंट एंड जुडिशरी इज एट स्टेक, कांग्रेस क्या इसकी आलोचना कर रही है? वरिष्ठ नेता है वो और आम जनता ये क्लैरिटी चाहेगी कि उनका खुद का विचार जो है, ये निजी विचार तो ठीक है, पर कांग्रेस का विचार क्या है? क्या देश की सरकार और देश की न्यायपालिका की क्रेडिबिलिटी खराब हो गई याकूब मेमन को फांसी देने से? कांग्रेस का विचार इस मुद्दे को लेकर क्या है? जब से याकूब मेमन इंडिया में हम लौटा कर लाए हैं, हमने अफजल गुरु को जो भी अफजल गुरु के साथ होना था हमने किया है। कसाब को जो फांसी की सजा मिलनी थी हमने दिया है। वो हमारा जवाब है देश की जनता को। एक दो ट्वीट के बेसिस पे मैं टिप्पणी नहीं देना चाहूंगी कि हमारी पार्टी इस मुद्दे को लेकर कहां खड़ी है। हम लोग ने, हमारी पार्टी ने अपना स्टैंड स्पष्ट किया है और एक दो ट्वीट के बेसिस पे और इंडिविजुअल्स के ओपिनियंस के बेसिस पे मैं पार्टी का स्टैंड आप सबको थोड़ा सा रोक रहा हूं। हमारे पास एक नए मेहमान है, एमआईएम के विधायक वारिस पठान इस वक्त हमारे साथ है। जी जी जी, थोड़ा सा रोक रहा हूं मैं आपको। एक बात मैं कहना चाहता हूं आकाश, एक बात मैं कहना चाहता हूं
एक बात मैं कहूं, दिग्विजय सिंह जो भी बोलते हैं 10 जनपद की भावनाओं को अभिव्यक्त करते हैं। अच्छा ठीक है, थोड़ा सा रोक रहा हूं प्लीज। वारिस पठान साहब, ब्लैक एंड व्हाइट में साफ साफ आज के दिन याकूब मेमन जो देश का गद्दार था उसके बारे में आप क्या कहेंगे, क्योंकि कोई ना कोई मुद्दा दूसरा उठाया जा रहा है। सबको थोड़ा सा रोके, मैं वारिस पठान साहब से साफ सवाल पूछ रहा हूं। पठान साहब, असदुद्दीन ओवैसी कह रहे हैं इतने टाइगर हैं तो टाइगर मेमन को लाइए। ओवैसी साहब भी तो इसी देश के हैं ना, हम मिलकर लाएंगे ना टाइगर मेमन को। लाइए मतलब दूसरा कौन लेकर आने वाला है? बिल्कुल इंशाअल्लाह असदुद्दीन ओवैसी साहब इस देश के प्रधानमंत्री बनेंगे और उसको लेके आएंगे टाइगर मेमन को। जब भी आएगा टाइगर मेमन, तब तक इन लोग नहीं ला सकते हैं। जब बनेंगे देश के प्रधानमंत्री तभी लाएंगे। आज भी वही आवाज उठा रहे हैं बेइंसाफी के खिलाफ। याकूब को फांसी की सजा हो गई जो उसको नहीं होनी चाहिए थी। राजीव गांधी के हत्यारों को अब तक फांसी नहीं हुई है। बेन सिंह के हथियारों रजौरा को अब तक फांसी नहीं हुई है। 900 लोगों के हथियारे जो घूम रहे हैं बम्बई राइट्स के बाद वाले, उनको अब तक फांसी नहीं हुई है। बाबरी मस्जिद डिमोलिशन करने वाले गुनहगारों को अब तक सजा नहीं हुई है। बाबू बजरंगी, याकूब मेमन कौन था? देश का गद्दार था कि नहीं था? मारने का आरोप है, उनको अब तक फांसी नहीं हुई है। आईएसआई और दाऊद इब्राहिम से हाथ मिलाने वाला याकूब मेमन घर पे बम बन रहे थे, देख रहा था। देश की मिट्टी के साथ गद्दारी की कि नहीं की? इंक्रिमिनेटिंग मटेरियल्स आए। बी रमन साहब ने अपनी किताब में लिखा कि याकूब को फांसी नहीं होनी चाहिए क्योंकि वो सरेंडर हुआ। संबित जी लाके दिया पाकिस्तान के अगेंस्ट, और ऐसे इंसान को आप फांसी दे देते हो। और जो बाबू बजरंगी और माया कोडनानी जैसे लोग जिन्होंने 97 बेकसूर लोगों को मार दिया, उनके खिलाफ आप अपील में भी नहीं जाते हो सुप्रीम कोर्ट में कि उनकी लाइफ। ठीक है वारिस साहब, आपकी बात सुनी। संबित कुछ बोलना चाह रहे हैं? मांग रहे हैं डॉक्टर संबित पात्रा। 900 लोगों की फैमिली मांग रही है इंसाफ। 900 लोगों की फैमिली जो बम्बई की 92-93 राइट्स में मर गए हैं। मेरे हिंदू भाई भी थे उसमें, मेरे मुसलमान भाई भी थे आपकी बात हमने सुन ली, थोड़ा जवाब प्लीज सुन ले। मांग रही है साहब, उनको इंसाफ दिलाइए जल्दी। उनके कातिलों को भी जल्द से जल्द फांसी पे चढ़ाइए, तब लगेगा देश में कि इंसाफ हुआ है। श्री कृष्ण कमीशन के रिपोर्ट को टेबल कीजिए। वारिस पठान साहब, ये तो एक बात हम सुन रहे हैं पिछले 2-3 दिन से। आपने जो कहा उसका प्लीज जवाब सुन लीजिए। संबित पात्रा इस वक्त बोल रहे हैं। जी संबित। देखिए, नंबर 1 इन्होंने कहा इंशाअल्लाह किसी दिन ओवैसी साहब प्रधानमंत्री बनेंगे तब टाइगर को लेके आएंगे। देखिए, इसमें एक बड़ी बात कहूंगा मैं। अभी आप 10 दिन से सुन रहे हैं, ओवैसी जी हो चाहे वारिस पठान हो, ये क्या कह रहे हैं कि याकूब मेमन जो है वो बेकसूर है, वो एक तरह से उसके खिलाफ कुछ ऐसा हो गया है जिसको फांसी पे नहीं चढ़ना था और वो फांसी पे चढ़ गया। ये अगर कभी प्रधानमंत्री बन गए, खुदा ना खास्ता, तो टाइगर मेमन को लाएंगे जरूर, शासक के रूप में लाएंगे। अगर उसका भाई बेकसूर था तो टाइगर मेमन कहां से कसूरवार हो जाएगा? ये बन जाएंगे तो शासक बना के लेके आएंगे जनाब, फांसी पे चढ़ाने नहीं लाएंगे उसको। ये मत सोचिए, मैं बीच में नहीं बोल रहा था। शांत हो जाइए, मैं आपके बीच में नहीं बोल रहा था। अभद्रता बिल्कुल मत करिए, आप शांत होकर बैठ जाइए, मैं बोल लूं उसके बाद आप बोल लीजिएगा। आकाश, आप इंटरव्यू करके इनको रुक के बोलिएगा। हमारे साथ देश के 291 आकाश, आप इनको बोलिएगा रुकने के लिए, मैं किसी के बीच नहीं बोलता हूं। आपकी बात आपने कह ली, सबके लिए आप ये कहोगे गलत। वारिस पठान, आप चुप रहेंगे, मुझे बोलने दीजिएगा। मैंने आपको क्लियर किया, जो जिसका भाई ही गुनहगार नहीं था, वो टाइगर मेमन कहां से गुनहगार हो जाएगा? उसको बचाया ही जाएगा, फांसी पे चढ़ाने तो नहीं लाएंगे। दूसरी बात, देखिए मुझे बड़ा कष्ट होता है, इनसे अलग मैं एक बात बता रहा हूं। ये 20-20 मिनट के डिबेट में हम डिसाइड करने की कोशिश करते हैं कि याकूब मेमन जो है वो गुनहगार था कि नहीं, वो सरेंडर कर रहा था कि नहीं कर रहा था। भाई साहब, 23 साल तक केस चला। अगर वो सरेंडर कर रहा था, मर्सी प्ली इत्यादि थी, प्ली बार्गेन सब कुछ था, तो वो जाके कोर्ट में खुद याकूब मेमन ने एक बार क्यों नहीं कहा? वो इतना अज्ञानी था, उसके जो बड़े बड़े लॉयर थे वो इतने अज्ञानी थे कि हम सबको यहां पता है, वारिस पठान साहब को इतना पता है, मगर उनके वकीलों को पता नहीं था। वो क्यों नहीं जाके इसको कोर्ट में रख रहा था इस साक्ष्य को? बिल्कुल नहीं, फ्रस्ट्रेटेड होने की जरूरत नहीं है। देखिए, धैर्य क्यों, मैं बहुत देर से सुन रहा था इनको। ये तो प्रधानमंत्री बना रहे थे, ये तो गद्दारों को प्रधानमंत्री बनाने में लगे हुए हैं। एक मिनट सुन ले, ये इंसाफ दिलाने वाली बात है, बेइंसाफी वाली बात है। इसी के खिलाफ तो हमारा मुतालबा है कि सरकारी वकील को पेश करना चाहिए। आप ये आज ऑन रिकॉर्ड बोलिए, दाऊद इब्राहिम को लाके आप फांसी दिलाएंगे? आप चाहते हैं दाऊद इब्राहिम आके फांसी पे चढ़े? बॉम्ब ब्लास्ट के अंदर आप बोलिए, आप ये ऑन रिकॉर्ड बोल तो दीजिए। फर्ज बनता है, लेके आइए। आप ये बोलिए ना, जो अभी आप बोल रहे थे इंशाअल्लाह हम बन जाएंगे, ले आएंगे, आप ये तो बोलिए कि आप दाऊद इब्राहिम को लाके फांसी पे चढ़ाएंगे।
ये आप टीवी पे बोल दीजिए। अच्छा, थोड़ा सा सबको रोको, थोड़ा सा सबको रोको। एक मिनट, प्रियंका कुछ बोलना चाह रही है। प्रियंका आप बोले, फिर मैं कीर्ति भाई के पास जाऊंगा। मैं नहीं जानती कि कभी ओवैसी कभी बनेंगे कि नहीं प्रधानमंत्री। मैं ये जरूर जानती हूँ कि हमारे देश के जो अभी प्रधानमंत्री हैं नरेंद्र मोदी जी, उन्होंने ऑन रिकॉर्ड कहा है कि वो दाऊद को इंडिया वापस लाएंगे। वही लाएंगे। और आप क्या सोचे थे, राहुल गांधी या सोनिया जी ला सकती थी क्या? अरे आप प्लीज नहीं, अरे आप प्लीज क्या, जब मैं बोलूं सब बीच में कूदें और हर बात पे नरेंद्र मोदी जी को ले आए। अगर वाह भाई वाह 65 वर्ष तक राज किया, दाऊद को भगा दिया देश से बाहर, वो सरेंडर कर रहा था। तो शरद पवार जी से मिलके 10 जनपद ने कहा सरेंडर मत करो, और अब हमसे शुरू हो गए बातचीत फिर 3 वे जा रही है और हमसे शुरू हो गए। सबकी आवाज रोकिए। कीर्ति भाई बदमाशों को भगाते रहे और हम पकड़ के लाएंगे। सब प्लीज रुक जाए। कीर्ति भाई को मैं सुनना चाहता हूं, क्योंकि टाइगर मेमन और दाऊद इब्राहिम जैसे लोग देश में आए, न्यायिक प्रक्रिया से गुजरे और उन्हें कड़ी से कड़ी सजा मिली। ये कीर्ति भाई से ज्यादा कौन चाहेगा? लेकिन कीर्ति भाई, देश के नेता उस दिशा में जाते हुए दिख रहे? या उल्टी दिशा में जा रहे 100%। हेलो, क्या कहना चाहेंगे? हम सुन रहे हैं आपको, जी बोले। देश के नेता उल्टी दिशा में ही जा रहे हैं और दाऊद को या उनको पकड़ के लेके आना चाहिए, प्रॉपर न्यायिक प्रक्रिया से उसको पास करना चाहिए। अगर आप जैसे याकूब मेमन का सुनवाई हुई, ऐसे ही उनकी प्रॉपर सुनवाई होनी चाहिए। उसके बाद उनको जो भी पनिशमेंट सुप्रीम कोर्ट देगी वो सबको मान्य होगी। उसमें किसी को ये जो बहस अभी याकूब मेमन के लिए इतनी सारी हुई, वो टाइम पे अभी कम से कम लेसन सीखना चाहिए कि सुप्रीम कोर्ट जो आदेश देती है वो आदेश सबको मान्य रखना चाहिए और उसके सामने उसके बाद नेक्स्ट डे से कोई डिस्कशन नहीं होनी चाहिए। ये अभी जो अपने प्रवक्ता प्रियंका चतुर्वेदी जी, संबित पात्रा, वारिस पठान जी वगैरह जो अभी जो तीनों मिलके तू मैं कर रहे थे, तो मुझे तो ये 93 का जो ब्लास्ट हुआ वो टाइम पे जो शेयर बाजार वाले जो बात करते थे, ऐसा ही माहौल इधर दिखता है मुझे। वो लोग जब शेयर बाजार का भाव बोलते हैं तभी जो तू मैं होती है, ऐसा ही माहौल ये लोग पैदा करते हैं। न तो अच्छी तरह से कुछ अच्छी बातें करते, एक आदमी बोलता है तो 2 आदमी रुक जाओ ना, कम से कम आपकी बात और नहीं सुन पाते तो रुक जाओ, उनको बोलने दो ना। मधुसूदन जी, हालांकि थोड़ा सा मैं विषय से भटक रहा हूं, लेकिन चाहे पिछली सरकार के वक्त हो या इस सरकार के वक्त हो, अभी जो कीर्ति भाई बोल रहे थे, यही दर्द होता है जब आप संसद में देखते हैं कि क्या हो रहा है, किस तरह से बहस हो रही है। इतने महत्वपूर्ण मुद्दों पे बात हो रही होती है, लेकिन कोई किसी को सुन नहीं रहा होता और वो देश राष्ट्रीय बहस कर रहा होता है। संसद के नेता देश को बता रहे होते हैं कि बहस कैसे होनी चाहिए। देखिए, ये वाकई में बहुत ही दुखद स्थिति है और बहुत ही विडंबनापूर्ण स्थिति है। ये एक ऐसा प्रश्न है कि एक अंतर्राष्ट्रीय आतंकवाद और कहना चाहिए कि पाकिस्तान से प्रायोजित जो आतंकवाद है वो देश को तोड़ने के काम कर रहा है और हमारी पार्टियां बजाय एकजुट होने के अलग अलग स्वरों में बात कर रही हैं। बिल्कुल ठीक। कम से कम ऐसे मौकों पर राजनीति को अलग रख देना चाहिए। आप देखिए, जब 9/11 हुआ तो अमेरिका में क्या हुआ? अमेरिका में दोनों पार्टियां एक स्वर में बात कर रही थी। अमेरिका जैसा ही देश है जो ओसामा को पाकिस्तान के अंदर घुस के चुपचाप मार सकता है। क्या आप ऐसी कल्पना कर सकते हैं कि कल को कोई, चाहे वो माफ कीजिएगा नरेंद्र मोदी जी ही हो, वो क्या वहां जाके उसको पकड़ के यहाँ ला सकेंगे? उनको कूटनीति से काम लेना होगा। उनको सबसे पहले तो इसमें देश में सहमति बनानी पड़ेगी। ये जो असहमति के स्वर हो रहे हैं, ये स्वरों को खत्म करना पड़ेगा। आप ये भी बात सोचिए, जो आभा सिंह जी ने अभी बात कही थी, इससे मैं थोड़ा सहमत हूं कि आपको ये भी कोई वजह नहीं देनी चाहिए किसी को कि ऐसे मौकों पर जो इतने नाजुक मौके हैं। दूसरा ये सवाल उठाए कि मुंबई में जो विस्फोट हुए थे, उससे पहले जो दंगे हुए, उसके लोगों को अभी तक न्याय नहीं मिला है। उसमें जो जिनको पकड़ा जाना चाहिए था वो पकड़ा नहीं गया। ये सवाल क्यों उठा? इस सवाल को क्यों इस मौके पर उठ रहा है? कहीं ना कहीं देश में कोई अगर वो पीड़ा है जो 257 लोगों के संबंधियों के दिलों में पीड़ा है, और वो पीड़ा कम से कम उन जिनके जो दंगे में मरे उन लोगों में भी पीड़ा है, तो ऐसे सवाल नहीं उठने चाहिए। आभा जी जोड़ना चाह रहे हैं आपके? आभा जी, जी आभा। जी,
जी आप देखिए, अफजल गुरु को उनके परिवार से नहीं मिलने दिया गया। इस पे सुप्रीम कोर्ट ने गाइडलाइंस बनाई कि जो है कोई भी डेथ वारंट जो है वो हेस्टी नहीं होगा, आर्बिट्ररी नहीं होगा। और जस्टिस सीकरी और यूयू ललित की बेंच ने ऐसा ही यूपी के एक डेथ वारंट को क्वॉश किया। तो हम वकीलों की क्या सबकी ड्यूटी बनती है कि आप कानून प्रक्रिया को सच्चाई से ट्रांसपेरेंटली लाइए, और चाहे एग्जीक्यूटिव हो चाहे जुडिशरी हो, उससे बड़ा कॉन्स्टिट्यूशन है। और जो कॉन्स्टिट्यूशन का प्रावधान है, आज अगर डेथ पेनल्टी है तो आपको डेथ पेनल्टी को इंप्लीमेंट करना पड़ेगा। आप किसी को मर्डरर नहीं कह सकते। ये पॉलिटिकल पार्टीज जो है सिर्फ वोट पॉलिटिक्स कर रही हैं, इसलिए ये हुआ। आज भी जब प्रेसिडेंट और गवर्नर ने मर्सी पिटीशन याकूब की डिसाइड करी, तो क्यों नहीं एक स्पीकिंग ऑर्डर दिया कि याकूब मेमन जो थे उन्होंने सरेंडर नहीं किया था, उनको अरेस्ट किया गया था। क्यों इस तरह की कंफ्यूजन रखी जाती है कि लोगों के मन में सवाल उठे? और क्यों ऐसे है कि आप किसी को छोड़ते हैं, किसी को फांसी देते हैं? आप ट्रांसपेरेंटली सब चीज स्पीकिंग ऑर्डर करके सामने रखिए, ताकि देश को विश्वास हो सके, इसकी जुडिशरी में देश को विश्वास हो सके, लेजिस्लेचर में और एग्जीक्यूटिव में, क्योंकि कॉन्स्टिट्यूशन है, डेमोक्रेसी है। संबित आपको 30 सेकंड, संबित मेरा समय समाप्त हो रहा है। संबित आपको 30 सेकंड, उसके बाद मैं मौलाना साहब के पास जाऊंगा। देखिए, आज दो चीजें हैं। पहली बात तो है कि देश की जुडिशरी पे हर किसी को विश्वास है, और कल जैसे मध्य रात्रि पे भी कोर्ट चला, पूरे विश्व में इस देश के जुडिशरी का डंका बजा है। कुछ लोगों को नहीं है, मुझे इतना ही कहना है कि वो भी विश्वास कायम करे देश की जुडिशरी के, देश के लिए अच्छा है। दूसरी बात मैं कहना चाहता हूं, आप देखिए अभी मधुसूदन जी ने एक बहुत अच्छी बात कही, जहां हम सबको एक स्वर में बोलना चाहिए। आज आप देखिए पार्लियामेंट में क्या हो रहा था, जब हम गुरदासपुर वाले हमले के ऊपर गृह मंत्री बोल रहे थे, उन्हें बोलने तक नहीं दिया जा रहा था। और अभी दाऊद को मारने की बात हो रही है। अरे मैं बोल रहा हूं, दाऊद को अगर मार भी दिया जाएगा ना पाकिस्तान में, तो यहां ऐसी पॉलिटिकल पार्टीज है जो कहेंगे भाईजान को मार दिया, रे हाय भाईजान को मार दिया, इसके ऊपर भी राजनीति करेंगे। इस वक्त आखिरी कमेंट मौलाना यासूब अब्बास साहब आपके पास आ रहा हूं, और कीर्ति भाई ने जो बहुत वजन था उनकी बात में, उसी से आगे जोड़ रहा हूं। और ये आखिरी कमेंट इस प्रोग्राम का, क्या उस आदमी के खिलाफ जिसके घर पर बम बन रहा था, जिसने देखा मेरे सामने बम बन रहे हैं, जो जानता था जब बम फूटेंगे तो मासूम लोगों की मौत होगी, ऐसे आतंकवादी के खिलाफ और इस आतंकवाद के खिलाफ याकूब मेमन की फांसी के बाद देश ज्यादा एक साथ खड़ा हुआ है? आज बिल्कुल, आज देश एक साथ खड़ा हुआ है। और मैं जहां तक समझ रहा हूं, इसके अंदर राजनेता लोग जो है वो पूरी तरीके से सियासत कर रहे हैं। सियासी पार्टियां जरूर उतर आई है सियासत करने के लिए, मगर जहां तक के मुल्क की बात है, मुल्क की सलामती की बात है, मैं जहां तक समझता हूं इस वक्त पूरा मुल्क एक साथ खड़ा है, और इसको किसी मजहब से नहीं जोड़ना चाहिए है। इसलिए कि आज बहुत अहम दिन है। आज याकूब मेमन को फांसी भी हुई है, और आज एपीजे अब्दुल कलाम साहब सुपुर्द खाक भी किए गए हैं। आज दोनों मुसलमान हैं, तो आतंकवाद को किसी भी धर्म से, किसी भी मजहब से नहीं देख के जोड़ना चाहिए है, बल्कि आतंकवाद के खिलाफ सबको मिलकर एक आवाज उठाना चाहिए है। सियासी पार्टियां सियासी रोटी न सेकें, बल्कि वो मुल्क को देखें। अगर से आपका मुल्क टूट जाएगा तो आपकी कुर्सी कहां बचेगी? सवाल यह, पहले मुल्क जोड़ने की बात कीजिए, फिर उसके बाद में सियासी बात कीजिए। मौलाना यासूब अब्बास साहब, बहुत बहुत धन्यवाद। और साथ ही साथ मधुसूदन आनंद जी ने जो एक बात कही थी वो भी महत्वपूर्ण है कि एक बार आदमी गरीबी सहन कर सकता है, परेशानी सहन कर सकता है, अन्याय सहन नहीं कर सकता, वो भी बेहद महत्वपूर्ण है, जिस पर हमें सोचने की जरूरत है। अब आज जो सवाल हमने पूछा था उस पर दर्शकों की राय। सवाल था, क्या आतंकी याकूब की फांसी पर सियासी रोटियां सेकी जा रही हैं? इसके जवाब में देखिए आज बहुत ज्यादा लोगों ने हमें एसएमएस भेजे हैं, और 88% दर्शक कह रहे हैं हाँ, उनका दर्द वही है जो कीर्ति भाई का दर्द है। सिर्फ 12% दर्शक है जो कह रहे हैं नहीं, ये सही नहीं है। 88% दर्शक यानी मानते हैं कि आतंकी याकूब की फांसी पर सियासी रोटियां सेकी जा रही हैं। 8 बजे में आज इतना ही।